भैया देख रहे हो ना कितनी महंगी सिलाई करने लगा है रिजवान। हाँ हाँ भैया, पर क्या करें, पूरे गांव में इकलौता दर्जी है, बस इसी वजह से भाव बढ़ गए हैं इसके। हाँ तो मैंने क्या तुम लोगों को बांध कर रखा है क्या? अगर मुझे मेरी मेहनत के पैसे देने में इतनी आफत पड़ती है तो जाओ, चले जाओ शहर। पहले एक दिन वहाँ जाओ, फिर पूरे हफ्ते बाद चले हुए कपड़े उठाने फिर से जाओ, फिर देखता हूँ कितनी बचत होती है तुम्हारी। रिजवान की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग चुप हो गए और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी अपनी नाप और कपड़ा देकर वहाँ से चले गए। रिजवान पूरे गांव का अकेला एक दर्जी था और ये बात उसके लिए बड़े फायदे की थी। वो गांव के लोगों से काफी महंगी सिलाई लेता और यही वजह थी कि वो बहुत ही कम वक्त में काफी अमीर हो गया था। परिवार में वो और बस उसकी बीवी नाजरीन ही थे, तो खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके वो एक नंबर का लालची था। आ गए आप? हाँ, आज तो दुकान में बहुत ही भीड़ थी, हाथ थक गए नाप लेते लेते। कई लोगों को कल आने का बोल कर आया हूँ। अरे तो आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? सब ग्राहकों को निपटा के ही आते ना। अरे बस नाप ही लेता रहूंगा तो ये कपड़े कब सिलूंगा। अच्छा अच्छा कपड़ा तो बढ़िया दे गए हैं सब। हाँ, लगता है सबने शहर से खरीदारी की है। सुनो जरा, मैं एक तरीका बताऊं जिससे आप और भी ज्यादा कमाई कर सकते हो, वो भी इसी सिलाई के काम से। अच्छा तो बताओ ना, किसका इंतजार कर रही हो? क्यों ना आप ये सारा कपड़ा ले जाकर शहर में बेच दो और इनकी जगह थोड़ा हल्की क्वालिटी का कपड़ा खरीद लाओ, बिल्कुल ऐसे ही रंग का। अब सिलने के बाद, अस्तर वगैरह लगने के बाद किसी को थोड़ी ही ना पता चलेगा, और अगर कुछ पता लग भी जाएगा तो कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा। हमें तो हमारी सिलाई के पैसे मिल ही जाएंगे ना, और कपड़ा बेचकर जो अलग से कमाई होगी सो अलग। अरे अरे बेगम, इतना दिमाग तुम पहले नहीं लगा सकती थी। चलो ठीक है, फिर मैं कल के कल ही जाता हूँ शहर और पूरा काम करके आता हूँ। पहले तो लोगों को पता ही नहीं चला, लेकिन फिर जब काफी दिन हो गए तो उसकी असलियत लोगों की पकड़ में आने लगी। भाई ये क्या है, जरा बताओगे? क्या है? कपड़ा है, थोड़ा फट गया है, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अब कपड़ा बढ़िया सिलने की मेरी गारंटी है। बाकी कपड़े की क्वालिटी को आपने ही देखा होगा ना। देखा था और बहुत अच्छे से परखा भी था, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि ये वो कपड़ा नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था सिलने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि आपने मेरे कपड़े की जगह सस्ती क्वालिटी का कपड़ा लगाया है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे रे, ये क्या बोल रहे हो? मैं कोई आज का दर्जी नहीं हूँ, पूरे गांव में नाम है मेरा, और तुम 2 दिन के आए यहाँ मेरा नाम खराब करना चाहते हो। बताओ किसके कहने पर कर रहे हो ये? दरअसल जो आदमी रिजवान से शिकायत करने आया था वो गांव के एक घर में मेहमान था, जो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ था। उसके लाख कहने पर भी रिजवान ने उसकी बात नहीं मानी। जब बहस काफी बढ़ गई तो उस आदमी ने हार मानते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं समझ गया, तुम बहुत अड़ियल हो, ऐसे नहीं मानोगे अपना किया। लेकिन देखना, जब खुद अपने किए का नुकसान भुगतोगे ना, तब समझोगे कि कितना गलत किया तुमने। रिजवान को लगा कि उसकी जीत हुई है। वक्त के साथ रिजवान का लालच और भी बढ़ता गया और वो इसी तरह लोगों को धोखा देते हुए पहले से भी अमीर होता गया। इस काम में उसकी बीवी नाजरीन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। फिर एक दिन, सुनो जी, बकरीद आ रही है तो कुर्बानी के लिए बकरा तो ले आओ। क्या बात करती हो, पता भी है मार्केट में क्या रेट चल रहा है बकरों का? मरियल से मरियल बकरा भी 10,000 से कम का नहीं है। छोड़ो ये सब और लो, ये कुर्ते में जरा तुरपाई कर दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। अब तक बात अलग थी, लेकिन मुझे लगता है अब कुर्बानी करनी चाहिए। अरे कुर्बानी वो लोग करते हैं जिनसे अल्लाह नाराज होते हैं, लेकिन हम पर तो खुदा मेहरबान है। देखो ना, तभी तो दिन दोनी रात चौगनी तरक्की हो रही है अपनी। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो रुखसाना बता रही थी कि इतने अमीर होने के बाद भी हम कुर्बानी नहीं करते। इसे लेकर गांव भर में बातें हो रही हैं। देखो, लोगों से बनाए रखने में ही समझदारी है। मैं तो कहती हूँ कि आप इस बार कुर्बानी करवा ही दो, फिर किसी का ध्यान नहीं जाएगा उन चीजों पर जो हम लोगों के बात कर रहे हैं। इस बार रिजवान को नाजरीन की बात में दम लगा और वो भी बकरीद पर कुर्बानी करवाने के लिए राजी हो गया। लेकिन आदत से मजबूर वो बाजार गया
तो सबसे कमजोर बकरा बहुत सस्ते में खरीद कर घर ले आया, जिसे देखकर गांव के ही एक आदमी ने उससे कहा, अरे रिजवान भाई, लगता है इस बार आप भी कुर्बानी कराओगे। अरे हाँ भाई, और सुनो, बकरा ईद पर दावत भी होगी तो घर आना है। लेकिन भाई, ये बकरा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो ना, इससे तो ठीक से खराब ही नहीं हुआ जा रहा है। आपने अच्छे से देख तो लिया था ना, कहीं ये बीमार तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो भाई, ये बिल्कुल बढ़िया है, बीमार कहाँ है। अब वो मैं इसे काफी दूर से लेकर आया हूँ ना, तो थोड़ा थक गया है। अभी घर जाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो बिल्कुल चंगा हो जाएगा। इतना कहकर रिजवान उस बकरे को खींचता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। घर आते आते बकरा लगभग बेहोश ही हो गया था, क्योंकि वो वाकई बीमार था, जिसे रिजवान ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि इतनी महंगाई में भी उसे बहुत सस्ते में कुर्बानी के लिए बकरा मिल गया था। लेकिन नाजरीन ने जैसे ही उस बकरे को देखा, उसका दिमाग घूम गया। ओहो, ये क्या उठा लाए? मैंने आपसे कहा था दावत करनी है, 3 हिस्से करने के बाद इसका गोश्त तो हम दोनों को ही पूरा नहीं पड़ेगा। अरे तुम छोड़ो ना ये दावत वावत, और सुनो, ये 3 हिस्से करने की भी कोई जरूरत नहीं है। न किसी गरीब को कुछ देने की जरूरत है और न ही किसी रिश्तेदार को। बस इसे कुर्बान करके जो मिले उसे अपने और मेरे लिए पका देना। नाजरीन के समझाने पर इस बार रिजवान टस से मस नहीं हुआ। वो किसी भी हालत में कुर्बानी के लिए महंगा बकरा खरीदने को तैयार नहीं था। लिहाजा नाजरीन ने भी हार मान ली। और फिर बकरीद के दिन, चलो नमाज तो अच्छे से हो गई, तो इमाम साहब करिए बिस्मिल्लाह, ये रहा मेरा बकरा। भाई, ये कैसे बकरा लिया है आपने? ये तो बहुत ही कमजोर है और शायद बीमार भी। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे बकरे की कुर्बानी जायज नहीं जो बीमार हो। ओहो इमाम साहब, आप वो कीजिए ना जो आपका काम है। ये बकरा मैंने खरीदा है और इसकी कुर्बानी भी मेरे नाम से हो रही है, तो ये जायज है या नाजायज वो भी मुझे ही देखने दीजिए। इमाम साहब के लाख समझाने पर भी रिजवान मानने को तैयार नहीं था, और इस तरह वो उसी बकरे की कुर्बानी करवा देता है। कुर्बानी के बाद वो नियम के मुताबिक गोश्त के 3 हिस्से भी नहीं करवाता, बल्कि उसे घर में पकवाने के बाद सिर्फ नाजरीन के साथ खुद ही खाता है। रिजवान को अब तक यही लग रहा था कि वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा था। लेकिन फिर अगले ही दिन, बड़ा भयंकर दर्द है भाई। नाजरीन कहाँ हो? अरे जल्दी आओ भाई। ना जी ना, मैं नहीं आ सकती। सुबह से ही उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लगता है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा अब तो। है? अरे नहीं नहीं, ऐसा करो जरा नींबू पानी पी लो, थोड़ी सी बदहजमी है बस, और कुछ नहीं। ये भी रिजवान का वहम ही था। असल में जिस बकरे को कुर्बान किया था वो वाकई बहुत बीमार था, और उसका गोश्त खाने की वजह से रिजवान और नाजरीन की हालत भी अब बिगड़ रही थी। शाम होते होते दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया और फिर पड़ोसियों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया। फूड पॉइजनिंग इस कदर बढ़ चुकी थी कि गांव के अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो सका। मजबूरन दोनों को शहर के महंगे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां कई दिनों के महंगे इलाज के बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ। और फिर, और रिजवान मियाँ, क्या हालचाल है? फिलहाल तो ठीक हूँ इमाम साहब, पर वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं उस दिन आपकी बात मान लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। मेरी कंजूसी और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे माफ कर दीजिए इमाम साहब। मैं कोई नहीं हूँ माफ करने वाला। माफी तो तुमको अल्लाह से मांगनी चाहिए, और हाँ, उससे पहले अपने सारे गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। यही वो पल था जब रिजवान और नाज़रीन को अपने गुनाह साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और यही वो पल भी था जब उनके लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि वो दोनों ही अब अपने सारे गुनाहों से तौबा करके एक साफ और ईमानदारी की जिंदगी जीने वाले थे।